अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में आपको कहेंगे खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महाविश निसार। आपको बताएं, पाकिस्तान भर से शोहदा के लवाहिकीन का इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट से सेक्शन 21G के हवाले से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। शोहदा की फैमिली इस बारे में क्या कहती है, जानते हैं मापारा जमान से। जी मापारा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, जहाँ पाकिस्तान भर से शोहदा की फैमिलीज आई हैं। इनका मुतालबा है कि जो फौजी अदालतें हैं उनको बहाल किया जाए। से जानते हैं जी सर, आपका क्या? बिल्कुल जी, ये जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से शोहदा के लवाहिकीन जमा हुए हैं। हमारा मुतालबा ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स को उनका काम करने दिया जाए और सेक्शन 21D को रिस्टोर किया जाए और उन मुल्क दुश्मन अनासिर, उन गद्दारों को खुली छूट नहीं दिया जाए जो कि हमारे पीस को सबताज कर रहे हैं, हमारे शोहदा के कातिल हैं, उनको सज़ा दिया जाए। जी बिल्कुल, शोहदा के जो कातिल हैं उनको सजा दी जाए और सेक्शन जो 21D है उसको बहाल। बहुत शुक्रिया। शोहदा के लवाहिकीन ने सुप्रीम कोर्ट से मिलिट्री कोर्ट्स बहाल करने की अपील कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीर को अदालत उज़्मा में पिटीशन दायर करने का भी ऐलान कर दिया। कहा, फौजी अदालतें बेहतर अंदाज में काम कर सकती हैं, दहशत गर्दों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। कुलभूषण यादव ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन करवाए, आवाम से भी शोहदा का साथ देने की अपील कर दी। ये मिलिट्री कोर्ट्स की जो बंदिश है, ये बुलवाइयों इंतशारियों की सहूलत का बाइस बन सकता है। खुदा न खास्ता है, तमाम मुल्क की जो शोहदा हैं उन्हें मिलकर एक फ़ैसला किया है, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म तरतीब दिया है और इंशाअल्लाह मंडे के दिन जा रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम पटिशन दायर करने जा रहे हैं। इस सेक्शन के खिलाफ ना हम खड़े होंगे, बल्कि हम अपनी आवाम से भी ये मुतालबा करते हैं कि वो हमारा साथ दे। मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि आप आर्मी कोर्ट्स को दोबारा बहाल करें। क्या आपने मुल्क के गद्दारों और सहूलतकारों और दहशतगर्दों को पूरा छोड़ने का इरादा किया है? आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने फैसले पर नजरसानी करें। ये हमारे ऊपर फ़र्ज बनता है कि हम उन शोहदा के लिए खड़े हों और हम ये अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस एक्ट के ऊपर आप नजरसानी करें ताकि उन गद्दारों को, उन अनासिर को ये इजाज़त ना दें कि वो हमारे मुल्क में धंधनातन फिरें। इस एक्ट को जो अनाउंस किया गया है, इसकी वजह से भारत ने इसको सोशल मीडिया पर उठाया कि पाकिस्तान के ख़ुद की सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनाउंस किया है, तो उन्होंने एक हमारे लिए एक बड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। तो कुलभूषण यादव वो बंदा है जो कि बलूचिस्तान में उसने ऑपरेशंस कराए हैं। मेरे वालिद की शहादत में उसका और उसके नेटवर्क का हाथ था, फिर मैं किसको पकड़ूं? बलूचिस्तान के सूबाई वजीर खेल नवाबजादा जमाल रईसानी कहते हैं, हमने मुल्क के दिफा सलामती के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, यहाँ अपने शोहदा के लिए जमा हुए हैं। कुलभूषण यादव का मेरे वालिद की शहादत में हाथ था। तहरीके तालिबान और BLP ने 85,000 से ज़ायद लोगों को शहीद किया। अदालत से इंसाफ की अपील करते हैं। बलूचिस्तान के सूबाई वज़ीर खेल नवाबजादा जमाल रईसानी कहते हैं, हमने मुल्की दिफा और सलामती के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, यहाँ अपने शोहदा के लिए जमा हुए। कुलभूषण यादव का मेरे वालिद की शहादत में हाथ था। तहरीक तालिबान और BLP ने 85,000 से ज़ायद लोगों को शहीद किया। अदालत से इंसाफ की अपील करते हैं। रहनुमा नून लीग अता तारड़ कहते हैं, फौजी अदालतें आर्मी एक्ट के तहत बनाई जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला कलअदम करार देना होगा। शोहदा के लवाहिकीन के मुतालबात तस्लीम करते हुए कहा कि शोहदा की कुर्बानियों के तुफैल ये मुल्क कायम है। जो मिलिट्री एक्ट है, आर्मी एक्ट है, जिसके तहत ये फौजी अदालतें कायम होती हैं, वो भी पार्लियामेंट ने पास किया है। और माजी में जब दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ था, तो दहशतगर्दी को काबू में लाने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स में दहशतगर्दों के ट्रायल किए गए थे, जिससे दहशतगर्दी में बाकायदा कमी वाक़ई हुई थी। क्योंकि सजा का यकीनी होना और रिलीफ का जो एक अंसर था उसका कम होना, ये अंसर मौजूद था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी बर वक्त इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ा एक अच्छा और बर्निंग इशू उठाया है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बहुत सारे हलकों में ये बात हो रही थी कि ये अब रिलीफ मिल जाएगा। जो फॉरेन एजेंट्स हैं, गैर मुल्की जासूस हैं, उनको भी, जो दहशतगर्द हैं या शर पसंद अनासिर हैं, उनको भी। तो शोहदा की जो कुर्बानियां हैं उनके तुफैल ये मुल्क कायम है। अगर शोहदा को शहीद करने वाले जो दहशतगर्द हैं
वो भी अब इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की आड़ लेंगे तो फिर इस मुल्क के अंदर कोई भी किसी की भी जान महफूज नहीं हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर शाह ने फौजी अदालतों की बहाली का मुतालबा करते हुए कहा, अदालती फैसले पर दहशतगर्द खुशियां मना रहे हैं, मुल्जिमान को फौरी सजा मिलनी चाहिए। अदालती फैसले के बाद हमारे बहुत से जवान शहीद हुए, शुहदा के मुतालबे की भरपूर हिमायत करता हूँ। मैं खुद बहुत अफसरदा हूँ, ये शोहदा की फैमिलीज जिस तरह गमज़दा थे, हम उनके गम में बिल्कुल शरीक हैं। ये वो शोहदा हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी और हमारे बच्चों को महफूज रखा। जिस तरह आपको याद होगा APS का वाक़या हुआ, हमारे कितने बच्चे शहीद हुए, मासूम बच्चे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया मिलिट्री अदालतों को। अब भी कुछ अर्सा पहले जो असेंबली से पास हुआ वो भी मखसूस हालात की वजह कि जो इस तरह की तनसीबात हैं, जो मिलिट्री की तनसीबात हैं, हसास नोयत की तनसीबात हैं, और वो जो हमारे लोग शहीद हो रहे हैं उनके लिए ऐसी अदालतें हों जो फौरी इंसाफ करें, फौरी सजाएं दें, जो बेगुनाह है उसको छोड़ दें, जो उसमें इन्वॉल्व है उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। हालांकि अभी आप एक चीज सिर्फ देखें कि ये जब से ये फैसला आया है उसके बाद हमारे कितने जवान शहीद हुए, कितने हमले हुए हैं हमारी फोर्सेस पे, और अभी साहब भी शहीद हुए और भी हमारे जवान जो मुख्तलिफ ओहदों पे रहे हैं। तो कितनी तेजी आई है इन चीजों में। तो क्या इन हालात में इस तरह की कोर्ट नहीं होनी चाहिए? मैं इन शोहदा के वारसों की बात को मुकम्मल सपोर्ट करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ चीफ जस्टिस साहब को कि जब गवर्नमेंट या कोई भी रिव्यू आता है तो नहीं करें कि इन हालात में, दहशतगर्दी के हालात में, इनको जरूर इस तरह की अदालतें हों जो इनको सजाएं दें। IPP रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने अदलिया से अपील की है कि शोहदा के लवाहिकीन की दरख्वास्त पर गौर करें। APS का वाकया हुआ था, आर्मी पब्लिक स्कूल जनाब पेशावर का, वो अंदोनाक वाकया, वो दर्दनाक वाकया। उसके बाद पूरी पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की जनाब सियासी रहनुमा इकट्ठे हुए, उन्होंने फिर जनाब मिलिट्री कोर्ट के हवाले से एक किसी तरमीम की, फिर उसके बाद धड़ाधड़ दहशतगर्दों को जनाब फांसी के फंदे पर लटकाया गया। अब मैं समझता हूँ कि 9 मई का वाकया सबको पता है। आज शोहदा के लवाहिकीन जिस मजबूरी के तहत बाहर आए हैं, हम सब के लिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुंह पे तमांचा है, पूरी 25 करोड़ आवाम के मुंह पे तमांचा है कि वो शोहदा के जिनके प्यारों ने, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे जनाब बीवी बच्चों को सुकून देने के लिए, 25 करोड़ आवाम को सुकून देने के लिए अपनी जान आफरी के सुपुर्द की, इस वतन की खातिर, इस मिट्टी की खातिर, इस मुल्क की खातिर, उनके जनाब लवाहिकीन को बाहर आके अपना हक मांगना। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मोदी सरकार का हाथ है, मुलविस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। दहशतगर्दी के वाक़यात की खबरें सबसे पहले भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नशर की जाती हैं। इन अकाउंट्स को मालूमात बदनामे ज़माना भारतीय एजेंसी रॉ पहुँचाती है। एक जानिब दहशतगर्दी, साथ ही खुला एतराफ़। मोदी सरकार के मकरूह चेहरे से उतर गया निकाब। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने के मज़ीद शवाहिद सामने आ गए। वाक़यात की खबरें सबसे पहले भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करने ने हकीकत अश्कार कर दी। खबरें नशर करने में रॉ से जुड़े अकाउंट सरे फहरिस्त हैं। हैरानकुन तौर पर इन अकाउंट्स पर वाक़यात से पहले ही वार्निंग दे दी जाती है। मियां वाली एयरबेस हमले के तरह भी एक रात पहले ही रॉ के अकाउंट ने दी। हमले के दौरान दहशतगर्दों के मोबाइल से बनाई गई वीडियोस शेयर की जाती रहीं। सराय के मुताबिक रॉ के अकाउंट्स एक ही मकाम और एक ही IP एड्रेस से चलाए जा रहे हैं। 26 अक्टूबर को वादी नीलम से 5 शहरियों के अगवा को ऑपरेशन का रंग देकर इन्हीं अकाउंट से नशर किया गया। 6 सितम्बर को तुर्कम बॉर्डर्स की फायरिंग को जंग बनाकर पेश किया गया। तज्जियाकारों के मुताबिक फेक नामों से बने अकाउंट्स मोदी सरकार के ओछे हथियार हैं। हिंदुस्तान दुनिया में पहले ही प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन का गढ़ बन चुका है। EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट्स पहले ही हिंदुस्तान का मकरूह चेहरा दुनिया को दिखा चुकी हैं। रॉ के इन प्रोपेगेंडा अकाउंट्स का मकसद झूठ और फरेब से अवाम में हिजान पैदा करना और इंतशार को हवा देना है। फेक अकाउंट को कुछ बाहर बैठे पाकिस्तान मुखालिफ भगोड़े और मुल्क में बैठे अनासर मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। शोहदा के लवाहिकीन ने सुप्रीम कोर्ट से मिलिट्री कोर्ट्स बहाल करने की अपील की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीर को अदालत उज़्मा में पिटीशन दायर करने का ऐलान भी किया है। कहा कि फौजी अदालतें बेहतर अंदाज में काम कर सकती हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। क्या समझता है, जिस तरह से पुरजोर मुतालबा किया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई शोहदा के लवाहिकीन की जानिब से, उनका कहना था कि जिस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स
इस मामले पर काम कर रही हैं, कर सकती हैं और उन्हें उन पर एतमाद है, तो मिलिट्री कोर्ट्स की बहाली फौरी तौर पर होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। शुहदा के जो लवाहिकीन हैं उनकी जानब से आज जो की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं समझता हूँ बाकी भी तमाम जो सोल्जर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं और दूसरे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो एहलकार हैं, उनके जो वर्सा है उनकी भी यही आवाज़ है। बेसिकली वजह यह है कि जिन्होंने आपके घर के बेटे को, शौहर को, उनको शहीद किया, अगर आप जस्टिस नहीं फराहम कर सकते और उनको उस पर सजाएं नहीं मिलती, तो फिर आपका ओवरऑल मोरल भी डाउन होता है और जो दूसरी तरफ जो दहशतगर्द हैं उनका हौसला बढ़ता है। ये वैसे से कि कोई शक नहीं है कि जो सिविल अदालतें हैं उनका कोई नेबल बदल नहीं है, लेकिन अब बदकिस्मती से जब हार्ड कोर टेररिस्ट का जब ट्रायल करने का मौका आता है तो बदकिस्मती से माजी के अंदर इस तरह से भी रहा कि जजेस उनको केस सुनने से कतराते थे और जब हार्ड कोर टेररिस्ट का जब केस सुना भी चंद जजेस ने तो चेहरे पे नकाब डाल के सुना, तो जो एक चीज जाहिर करती थी कि वो काफी कॉन्शियस है इनको सुनते हुए। नंबर 2, इनकी जो कोई शहादत देने के लिए कोई जो इनको एविडेंस देने के लिए वो सामने कोई लोग आते नहीं, क्योंकि जो टेररिस्ट हैं वो अपनी जान जो है वो जो हथेली पर रखते हैं, तो लिहाजा डर के मारे कोई इनकी वो भी नहीं करता। और तीसरा ये कि इनकी जो टाइम लगता है इसको फैसला सुनाते 8 से 10 साल इसके लग जाते हैं, जिसके दौरान जो है उनको काफी रिलीफ भी उनको मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी पुलिस या आर्मी जो दहशतगर्दों को गिरफ्तार करती है तो उसको फिर केस लगाया जाता तो उस तरह से स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि पुलिस और जो है जिन्होंने पकड़ा है अगर उसी को अगर आप सामने लेकर आए तो वो अदालतें भी उसको रिलीफ देती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि शुहदा के जो वारसीन हैं और जो बाकी जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उन सब की एक ही आवाज़ है कि अगर आप पकड़ते हैं किसी को और स्टॉन्च किस्म का कंफर्म दहशतगर्द है तो उसको मिलिट्री कोर्ट्स में लाने में हरज कोई नहीं है। और मिलिट्री कोर्ट्स जो है इसका अदालती और कवर भी हासिल है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल कवर भी हासिल है। ये कोई नाजायज चीज नहीं है, लेकिन दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के लिए, टाइमली फैसले करने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स जो है पाकिस्तान की इस वक्त की अहम जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया। अहमद सईद मिनहाज, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। साबिक रुकन कौमी असम्बली महमूद मौलवी ने भी फौजी अदालतों को बहाल करने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त फौजी अदालतों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फौजी अदालतें कायम ना की तो इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और फौजी अदालतें हैं, ये हमारे मुल्क की ज़रूरत है। और ये फौजी अदालतें सिर्फ पाकिस्तान में है, अमेरिका में भी है, टर्की में भी है, और मैं आपको कहूँगा थाईलैंड, बहुत सारे ममालिक में फौजी अदालतें होती हैं। और एक चीज़ ये देखना है कि देखें सिविल अदालतें अपनी जगह, मगर अगर कोई टेररिस्ट आके फौजी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमलावर होता है तो उन केसेस को फौजी अदालत में ही चलना चाहिए। ऐसे डेंजरस लोग और ऐसे मुल्क दुश्मन लोगों को आप मुझे बताएं सिविल कोर्ट में चला के सालों लगा के या फिर आगे पीछे होके वो छूट जाते हैं, तो क्या हमको ये एक्सेप्टेबल होगा? कि हम बात कर रहे हैं ज्यादातर लोग कि मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से दरख्वास्त भी करता हूँ कि खुदारा इसको जो है जरा पॉजिटिवली देखें और इनको जो है आप जो है वापस से। बात सियासी मंजरनामे की, पंजाब का सियासी महाज मजीद गर्म होने का इम्कान है। नून लीग ने सिंध का रुख किया। आसिफ सरदारी ने इसी हफ्ते पंजाब में डेरा डालने का प्लान बना लिया। नून लीग मुखालिफ जनूबी पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट मुतवक्के है। नून लीग की सिंध पर नजर, पीपी बनाएगी पंजाब को अपना गढ़। इलेक्शन से पहले गर्म हुआ सियासी महाज, जोड़ तोड़ पहुंचा उरूज पर, बदल गए अंदाज। आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में डेरे डालने का प्लान बना लिया। इसी हफ्ते लाहौर आएंगे और सियासत के जौहर दिखाएंगे। जराये के मुताबिक साबिक सदर नए इत्तेहाद के लिए राबते और मुलाकातें करेंगे। जनूबी पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट मुतवक्का है। इंतखाबी मुहिम में भी नून लीग को बतौर खास हदफ तनकीद बनाया जाएगा। सूबे में ज्यादा से ज्यादा
اینٹی نواز ووٹ کی ہمدردیاں سمیٹی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق رابطوں کا مقصد اینٹی نون لیگ قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے۔ پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی نئے اتحاد پر غور جاری ہے۔ مسلم لیگ نون نے الیکشن کی تیاریاں تیز کر دیں۔ سندھ میں نون لیگ اور MQM کے انتخابی اتحاد کا اعلان ہوا، ساتھ ہی نون لیگ نے بلوچستان پر بھی نظریں جما لی۔ نواز شریف 13 نومبر کو کوئٹہ جائیں گے، BAP اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ نون لیگ کی سیاسی سرگرمیاں تیز، قائد نون لیگ کی نظریں اگلے عام انتخابات پر۔ نواز شریف کا 13 نومبر کو بلوچستان کے اہم دورے کا امکان۔ نون لیگ نے بلوچستان میں بھرپور انٹری کی تیاری مکمل کر لی۔ سردار ایاز صادق نے بلوچستان سے سابق اراکین قومی و صوبائی اسمبلیوں سے ملاقاتیں کی۔ نون لیگ میں شمولیت کی خواہش مند رہنماؤں کی فہرست قائد نون لیگ نواز شریف کے حوالے کر دی گئی۔ نواز شریف کے دورہ کوئٹہ میں بلوچستان سے کئی اہم شخصیات کی نون لیگ میں شمولیت کا امکان ہے۔ گزشتہ روز نواز شریف کی لاہور میں MQM قیادت سے بھی اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقات میں سندھ میں مل کر الیکشن لڑنے کا بڑا فیصلہ کیا گیا۔ نگران حکومت نے رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے لیے رجسٹریشن کارڈ کی مدت میں 6 ماہ توسیع کر دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نگراں وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے فیصلے کی منظوری دے دی۔ گزشتہ 1 ماہ کے دوران 2,83,000 غیر قانونی تارکین وطن پاکستان سے جا چکے ہیں۔ وفاقی وزارت داخلہ نے اعداد و شمار بھی جاری کر دیے ہیں۔ حکومت کا اہم فیصلہ، رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے لیے ریلیف۔ رجسٹریشن کارڈ کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے نگراں وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے فیصلے کی منظوری دے دی۔ فیصلے کا اطلاق 1 جولائی 2023 سے 31 دسمبر 2023 تک کا ہوگا۔ دوسری جانب غیر قانونی تارکین وطن کی روانگی بھی جاری ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ کے مطابق گزشتہ روز 11,441 افراد کو واپس روانہ کیا گیا۔ 1 نومبر سے اب تک 1,42,890 غیر ملکی واپس جا چکے۔ 31 اکتوبر تک رضاکارانہ طور پر واپس جانے والے افراد کی تعداد 1,40,322 ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان پر امریکہ سمیت کوئی بھی ملک دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ افغان رہنماؤں کے دھمکی آمیز بیانات افسوسناک ہیں۔ افغان عبوری حکومت کے قیام کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے۔ پریس کانفرنس میں نگران وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں خودکش حملوں میں ملوث افراد میں 15 افغان شہری تھے۔ مطلوب دہشت گردوں کی فہرست بھی افغانستان کے حوالے کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے صبر اور فراغ دلی کی قدر نہیں کی گئی۔ قسمتی سے عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اور خودکش حملوں میں 500% اضافہ ہوا ہے۔ اس عرصے میں خودکش حملوں میں ملوث افراد میں 15 افغان شہری بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ اب تک 64 افغان شہری انسداد دہشت گردی کی مہم میں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے۔ افغانستان میں موجود پاکستان کو مطلوب سرکردہ دہشت گردوں کی فہرست بھی افغان عبوری حکومت کے حوالے کی گئی۔ افغان عبوری حکومت کی بارہا یقین دہانیوں کے باوجود پاکستان مخالف دہشت گرد گروہوں کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ افغان حکومت کے اس رویے اور عدم تعاون کے بعد اب پاکستان نے اپنے داخلی معاملات کو اپنی مدد آپ کے تحت درست کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے حالیہ اقدامات نہ تو غیر متوقع اور نہ ہی حیران کن ہیں۔ پاکستان میں بدامنی پھیلانے میں ایک بڑا کردار غیر قانونی تارکین وطن کا ہے۔ اس لیے ریاست پاکستان نے ان افراد کو 1 نومبر سے واپس اپنے ممالک میں بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ ان غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے علاوہ 14 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین پروف آف ریزیڈنس کے تحت رجسٹر ہیں اور نہایت عزت و احترام سے پاکستان میں مقیم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے افغانستان کو تجارت اور درآمد کے حوالے سے بھی انتہائی غیر معمولی مراعات دیں، مگر بدقسمتی سے پاکستان کے صبر، فراخ دلی اور مصالحت پسندی کی امریکہ کا پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر حملوں پر اظہار افسوس۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ افغانستان سے انخلا کے وقت کوئی فوجی سامان نہیں چھوڑا، پڑوسی ممالک افغانوں کو داخلے کی اجازت دیں۔ ترجمان نے واضح کیا کہ کسی ملک میں کسی پارٹی یا حکومت کو ترجیح نہیں دی۔ پاکستانی فورسز پر حملے افسوسناک ہیں، متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کی میڈیا بریفنگ، کہا افغانستان سے انخلا کے وقت کوئی فوجی سامان نہیں چھوڑا، پڑوسی ممالک افغانیوں کو داخلے کی اجازت دیں۔ We offer our condolences to the families of the victims, but I want to be very clear about this. There was no equipment left behind by American forces during the withdrawal from Afghanistan. ترجمان نے واضح کیا کسی ملک میں کسی پارٹی یا حکومت کو ترجیح نہیں دی، انتخابات منصفانہ اور اس ملک کے عوام کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ In any country we
are not supportive of one particular party or government over the other, and in the context of any election, it just continues to be paramount that elections are held in a free and fair manner and reflect the will of the people residing in that country. तर्जुमान ने कहा, अमेरिका की पाकिस्तान को मिलिट्री ग्रांट मुअत्तल है। पाक अमेरिका दो तरफा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चेयरमैन पीटीआई से मुतालिक अहम इंकशाफ कर दिया। कहा, चेयरमैन पीटीआई ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल पर खुशी का इजहार किया और कहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा है। चेयरमैन पीटीआई ये सुनकर घर चले गए और एक हफ्ता तन्हाई में रहे। डोनाल्ड ट्रंप की इंकशाफात से भरपूर सदारती मुहिम। टेक्सास में रैली के दौरान ईरानी पासदाराना इनकलाब के जनरल कासिम सुलेमानी को मारने का बताते हुए होशरुबा इंकशाफ कर दिया। ट्रंप ने कहा, चेयरमैन पीटीआई ने कासिम सुलेमानी की मौत का सुनकर कहा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा था। साबिक अमेरिकी सदर के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने कहा, जब मैंने सुना कासिम सुलेमानी मारा गया है तो मैं ऑफिस से निकला और घर चला गया और एक हफ्ते तक अपने घर में खुलूत में रहा। सवाल ये पैदा होता है कि बज़ाहिर अमेरिका की गुलामी से निजात हासिल करने वाला शख्स अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल पर खुशियां मना रहा था। दूसरी तरफ आवाम को बहकाने के लिए उसी अमेरिका से हकीकी आज़ादी का सियासी नारा लगाया गया। यहाँ पर आपको बताएं, IMF के डू मोर में कमी नहीं आ सकी। पाकिस्तान ने एंटी स्मगलिंग कार्रवाइयों और टैक्स वसूलियों के इकदाम से IMF को आगाह कर दिया। ताहम IMF ने इदारों की फौरी निष्कारी और बॉन्ड जारी करने का मशवरा भी दे दिया। IMF ने कहा, नवंबर दिसंबर में कर्जों की अदायगी यकीनी बनाई जाए। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का प्लान इसी माह तश्कील देने का मुतालबा भी कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात, एंटी स्मगलिंग कार्रवाइयों और टैक्स वसूलियों पर ब्रीफिंग दी। सब्सिडी के खात्मे के इकदामात पर भी तबादला ख्याल हुआ। ज़राए के मुताबिक IMF ने कहा, निजकारी और बॉन्ड्स की फरोख से फौरी मसाइल हल किए जाएं। बॉन्ड्स के इजरा पर वर्ल्ड बैंक माहिर कंपनियों से राब्ता किया जाए। IMF वफ्द का कहना था, बैरूनी कर्जों की बरवक्त अदायगी नवंबर और दिसंबर में यकीनी बनाई जाए। तवानाई, एविएशन, मादनियात और ज़राअत में बड़ी सरमायाकारी यकीनी बनाई जाए। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से डिस्कोर्स की निजकारी पर मुशावरत का मशवरा भी दिया गया। मुज़ाकरात में 4048 अरब रुपए अदायगियों की हुकूमती गारंटियों में कमी पर बात हुई। IMF को 232 अरब रुपए कमी पर भी ब्रीफिंग दी गई। बिजली तकसीमकार कंपनीज को नुकसान से निकालने का प्लान तैयार। इंतजाम निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। निगरान हुकूमत ने निजी शोबे से 20 से 25 साल के मुआहिदों की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया। प्लान की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। बिजली की तकसीमकार कंपनियां सूबों को देने की तजवीज़ मौक़र। कंपनियों की मैनेजमेंट निजी शोबे के हवाले की जाएगी। निगरान हुकूमत ने मुस्तकबिल के प्लान का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। वज़ारत तवानाई हुक्काम के मुताबिक फैसला पावर सेक्टर के बढ़ते कर्जे के पेश नज़र किया गया। निजी शोबे से 20 से 25 साल के मुआहिदों की तजवीज़ है। हुक्काम के मुताबिक तकसीमकार कंपनियां सालाना 590 अरब के नुकसानात कर रही हैं। 1200 अरब रुपए से ज़ायद की रिकवरियाँ भी ज़ेर इल्तिवा हैं। गर्दशी कर्जा भी 2500 अरब से ज़ायद हो चुका है। निजी शोबे को रिकवरीज में मुनाफा दिया जाएगा। 50 अरब तक रिकवरी में 10% प्रॉफिट मिलेगा। 100 अरब रिकवरी पर 15% मुनाफा देने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक डिस्कोर्स के प्लान की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। काबीना से असम्बली की मंजूरी के बाद अमल दरामद शुरू होगा। ईडन गार्डन्स कोलकाता में पाकिस्तानी टीम ने ऑफिशियल ट्रेनिंग सेशन किया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने भी प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। अबरार अहमद, इमाम उल हक और मोहम्मद नवाज तरबियती मश्क से गैर हाजिर रहे। प्रैक्टिस सेशन के दौरान तमाम खिलाड़ियों ने फील्डिंग में भरपूर तौर पर हिस्सा लिया। फास्ट बॉलर्स ने लाइन और लेंथ बेहतर बनाने के लिए मखसूस ट्रेनिंग की। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जख्मी होने के बाद शादाब खान ने पहली मरतबा बॉलिंग की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लीग मरहले का आखिरी और अहम मैच 11 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया के हाथों अफगान टीम की शिकस्त के बाद पाकिस्तान का सेमीफाइनल रूट वाज़ेह हो गया है। ग्रीन शर्ट्स की फाइनल 4 में रसाई का इन्हिसार कल होने वाले श्रीलंका न्यूजीलैंड मैच के नतीजे पर होगा। आइलैंडर्स के जीतने या बारिश से मंसूख होने पर पाकिस्तान की फाइनल 4 की राह हमवार हो जाएगी। बाबर 11 को हफ्ते को होने वाले मार्के में इंग्लैंड को सिर्फ शिकस्त देना होगी। ऑस्ट्रेलिया से पड़ी मार, अफगान टीम का सेमीफाइनल में जाना हुआ दुश्वार। कारकर्दगी का रंग मजीद पड़ा जो फीका जुमे को शिकस्त दे देगा जनूबी अफ्रीका। अफगान टीम को मेगा इवेंट से खाली हाथ जाना होगा। वतन वापसी का टिकट कटाना होगा। श्रीलंका न्यूजीलैंड मैच के बारिश से मुतासर होने का बड़ी हद तक इम्कान। मैच मंसूख हुआ तो फायदे में रहेगी टीम पाकिस्तान। हफ्ते को इंग्लैंड को सिर्फ हराना होगा।
रन रेट या बड़े मार्जिन से फतह दरकार नहीं होगी। न्यूजीलैंड के जीतने पर हिसाब लगाया जाएगा। दिफाई चैंपियन के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स को वाज़ेह फर्क से फतह दरकार होगी। इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में मेजबान टीम का ख्वाबनाक सफर जारी है। इवेंट के अपने 8 मैचेस जीतने वाली रोहित 11 सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। फाइनल 4 में उसकी हरीफ टीम कौन होगी, इसके लिए पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान उम्मीदवार है। मेगा इवेंट में घर के शेरों का गोल्डन रन, जो भी सामने आया उसको हराया। कारकर्दगी का इस कदर आला मयार पेश किया कि क्रिकेट वर्ल्ड हैरान रह गया। दूसरी टीमों के खिलाफ 400 रन बनाने वाली टीमों को सूरमाओं के मुकाबिल गश आ गया। ऑस्ट्रेलिया 199, न्यूजीलैंड 273, इंग्लैंड 229 रन से आगे नहीं बढ़ सके। श्रीलंका ने 55 और जनूबी अफ्रीका ने 83 रन पर घुटने टेक कर भारतीयों के चिराग की लौ और भी बढ़ा दी। रोहित 11 को फतह का खुमार, बाबर एंड कंपनी को इंग्लैंड से फतह दरकार। सेमीफाइनल में अगर हुआ टकराव, लीग मैच में भारत से शिकस्त का घाव। पाकिस्तान टीम एक जख्मी शेर कर सकती है घर के शेरों को ढेर। फाइनल 4 में पाक भारत टकरा होगा। सूरत हाल वाज़े होने में 3 दिन की देर। क्रिकेट फैंस की यही दुआ, भारतीय सरजमीन पर सब्ज हिलाली परचम सर बुलंद हो सदा। बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट में टॉप पोजीशन पर रहने वाले बल्लेबाजों की मुनफरिद लिस्ट में जगह बना ली। 937 दिन तक क्रिकेट राज करके ऑल टाइम बल्लेबाजों में पाकिस्तानी कप्तान 6 नंबर पर आ गए। सर वेविन रिचर्ड्स 1748 दिन तक एक रोजा क्रिकेट में नंबर 1 पोजीशंस पर रहने के 22 पहले नंबर पर हैं। माइकल बेवन दूसरे, विराट कोहली तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। डेन जोन्स की चौथी और ब्रायन लारा की 5वीं पोजीशन है। करो डांस। अफगानिस्तान की जीत पर भंगड़े डालने वाले इरफान पठान को सोशल मीडिया सार्फिन ने निशाने पर ले लिया। मीम्स की भरमार लग गई, तंज के तीर चला दिया। अफगान टीम की हार, कैंसल हो गया डांस। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने इरफान पठान को धोड़ा। एक सारिफ ने छोटे बच्चे की बिलखते हुए वीडियो शेयर करके इरफान पठान की हालत बयान कर दी। लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की फतह पर डांस वीडियो शेयर कर दी। सार्फिन ने फिल्मी सीजन के जरिए इरफान पठान की हालत की अक्कासी भी की। एक सारिफ ने भारतीय अदाकार मनोज बाजपेयी की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि अब अंडरग्राउंड होने का वक्त आ गया है। 340 रन हदफ के ताक़ुब में नेदरलैंड्स की बैटिंग जारी है। इससे पहले इंग्लैंड ने अपनी बारी पर 9 विकेटों पर 339 रन का टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाया। बेन स्टोक्स ने 6 चौकों और 6 छक्कों से सजे 108 रन बनाए। डेविड मिलान ने 87 और क्रिस वोक्स ने 51 रन की इनिंग्स खेली। वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। 2.5 बरस तक टॉप पोजीशन पर रहने वाले पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम अपनी पोजीशन बरकरार नहीं रख सके। ताज़ा दर्जा बंदी में बाबर आजम दूसरे नंबर पर चले गए। उनकी जगह भारतीय ओपनर शुभमन गिल 830 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर बड़ा जमान हो गए। बाबर आजम 824 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तानी स्टार बॉलर शाहीन शाह अफरीदी भी नंबर 1 पोजीशन खो बैठे। वो पूरा एक हफ्ते इस पोजीशन पर रहे। भारत के मोहम्मद सिराज 709 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं। जनूबी अफ्रीका के महाराज 694 पॉइंट्स के साथ दूसरे। ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा 666 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। शाहीन शाह अफरीदी 658 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर आ गए। मुल्क में 3 करोड़ मोटरसाइकिलें फजाई आलूदगी का बायस बन रही हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए वजारत मौसमियाती तब्दीली में इंकशाफ किया गया है। ब्रीफिंग में बताया गया है कि हर साल 27 लाख मोटरसाइकिलें मार्केट में आती हैं। माहौलियाती आलूदगी की क्या वजह है, कैसे निपटा जाए? सेनेट की कायमा कमेटी बराए वजारत मौसमियाती तब्दीली ने सर जोड़ लिए। कमेटी को बताया गया कि सड़कों पर दौड़ती 3 करोड़ मोटरसाइकिलें फिजाई आलूदगी का सबब बन रही हैं। रवां साल 30% बाइक्स को इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल करना हदफ है। चेयरपर्सन कमेटी का कहना है कि मुकर्ररा हद से ज्यादा कार्बन खारिज करने वाली सनत पर टैक्स आयद किया जाएगा। माहौलियाती आलूदगी में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा मुतासिर है। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं महमद ने हुकूमत से पुरानी बाइक्स के बदले इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की स्कीम लाने का मुतालबा कर दिया। फ्यूल के ऊपर देखिए, आपका सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट कॉस्ट है वो फ्यूल का है, ठीक है। आपके फ्यूल कम हो जाएगा, उसके अलावा आपके फ्यूम्स कम हो जाएंगे, जो सड़क के ऊपर जो फ्यूम्स होते हैं वो कम हो जाएंगे। तीसरा, इसका एक और जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है वो आपके हेल्थ के ऊपर है। जो आप सोचे वो हेल्थ के ऊपर जो इनडायरेक्ट का जो पैसा आ रहा है वो भी कम हो जाएगा। सो ओवरऑल मैं समझता हूँ इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। हुक्काम ने बताया कि बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे से कार्बन अखराज 147 मिलियन टन कम होगा। 10 में से 3 अरब दरख्त लग चुके हैं। इस मंसूबे की कामयाबी का तनासुब 60% है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।